नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस वर्ष में सफलता को प्राप्त करें। आपका जो भविष्य है वो उज्जवल बने, ऐसी हमारी कामना है। और हम आज से हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन से हम करने वाले हैं, जिसमें हम मुख्य मुख्य पॉइंटों को वो करेंगे। जैसे हैं कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में इसमें बताया कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली संस्कृत, पाली प्राकृतक, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। तो हम मुख्य मुख्य पॉइंटों को इंडिकेट करेंगे। तो वास्तव में हमारी भाषा का नाम हिंदी जो है वो ईरानियों की देन है। तो जो हिंदी शब्द जो है वो किसकी है? हिंदी शब्द जो है वो ईरानियों की देन है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। संस्कृत की स्वध्वनि फारसी में हाँ बोली जाती है। सप्ताह, हफ्ता, असुर, अहुर, सिंधु। तो मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृतक और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जवान ए हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। किस शब्द का प्रयोग मिलता है? जवान ए हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें हम सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही देखेंगे। कहा जाता है अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले भाषा या भाका के स्थान पर हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। तो भाषा के स्थान पर जो हिंदवी शब्द का जो प्रयोग किया था वो सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य प्रदेश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गई। अमीर खुसरो ने गिलासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार, हिंदी शब्द 5 बार आया है। तो इसमें कितना है? हिंदवी शब्द जो है वो 30 बार आया है और हिंदी शब्द जो है वो 5 बार आया है। कितनी बार? हिंदवी शब्द 30 बार आया है और हिंदी शब्द 5 बार आया है। हिंदी के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। किसमें? हिंदी के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग जफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 से 500 ईसा पूर्व
प्राचीन काल का जो समय क्या माना जाता है? 1500 से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के 2 रूप होते हैं। संस्कृत के कितने रूप थे? 2 रूप थे। एक मानी जाती है वैदिक संस्कृत और एक मानी जाती है लौकिक संस्कृत। कितने थे? संस्कृत के 2 रूप माने जाते हैं। एक मानी जाती है वैदिक संस्कृत और एक मानी जाती है लौकिक संस्कृत। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। इसका समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। इस अवधि में सौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई हैं। आगे चलकर प्राकृत की विभिन्न बोलियां विकसित होती गई हैं। तो अपभ्रंश का जो समय माना गया है बहुत महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश का समय, इसका समय, तो इन जो भाषाओं का समय है वो अक्सर हर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो अपभ्रंश का जो समय है वो 500 से 1000 ईस्वी तक माना गया है। कितना? 500 से 1000 ईस्वी तक माना गया है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा गया है। क्या कहा गया है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के जो समय को संक्रांति काल कहा गया है। क्या कहा गया है? संक्रांति काल कहा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का कवि माना है। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाष तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का है। तो अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने, अपभ्रंश को, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम टिक करते जा रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेष ध्यान से देखें। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाष, क्या? रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाष, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवट्ट के नाम से जाना जाता है। किसको? अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है उसे अवट्ट के नाम से जाना जाता है। अवट्ट में विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की थी। किसने? अवट्ट में विद्यापति जी ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की है। दोहा या दूहा मूलत अपभ्रंश का ही छंद है। क्या है? दोहा मूलत अपभ्रंश का ही क्या है? छंद है। तो इसमें अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, तो इसमें देखेंगे कि अपभ्रंश से किन किन आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश के भेद हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, कौन सा है? सौरसेनी अपभ्रंश। तो सौरसेनी में है
कौन कौन सी भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी है। कैसी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। यह सौर सैनी के अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषा हैं। पैसाची, पैसाची अपभ्रंश में लहंदा और पंजाबी, कौन सी है? लहंदा और पंजाबी पैसाची भाषा के अंतर्गत आती हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है वो सिंधी भाषा के अंतर्गत आती है। महाराष्ट्री जो है वो मराठी, महाराष्ट्री में आती है मराठी आर्य भाषा। मागधी जो है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया से मानी जाती है। मागधी जो है, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया मानी जाती हैं। अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, जिनमें आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। अब आगे हैं खड़ी बोली हिंदी का विकास। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ है। तो किस किस में हुआ है? नंबर ए, भारतेंदु पूर्व युग। क्या है? भारतेंदु पूर्व युग। शुद्ध खड़ी बोली के पुराने नमूने जो हैं वो अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसुदराज की रचनाओं में मिलते हैं। किसमें? खड़ी बोली के पुराने नमूने हैं वो अमीर खुसरो और बंदा नवाज की रचनाओं में मिलते हैं। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। यह प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इन्हें बहुत ही ध्यान से देखा। तब से आज तक के समय को 3 भागों में विभाजित किया जा चुका है। कितना है? तब से लेकर अब तक के समय को 3 भागों में बांटा जा चुका है। नंबर 1, आदिकाल, जो 1000 से 14वीं ईस्वी का समय माना जाता है। क्या? आदिकाल जो है वो 1000 से 14वीं सदी का काल माना जाता है। मध्यकाल जो है वो 1400 से 1800 ईस्वी तक का समय माना जाता है। मध्यकाल 1400 से 18 ईस्वी का समय माना जाता है। और आधुनिक काल जो है वो 1800 से अब तक के काल को आधुनिक काल कहा जाता है। तो आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी और मध्यकाल 1400 से 1800 ईस्वी और आधुनिक काल जो है वो 1800 से अब तक के समय को माना जाता है। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान रहा है। किसका? हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। इसके आचार्य जॉन गिलक्रास्ट ने भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए
उन्होंने एक व्याकरण और एक हिंदी शब्दकोश की रचना की थी। किसने? जॉन गिलक्रास्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और शब्दकोश की रचना की। गिलक्रास्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों में अनुवाद, मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुईं। इसी संदर्भ में इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र, सदा सुखलाल का विशेष योगदान अविस्मरणीय है। किसका? इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल का योगदान को है अविस्मरणीय है। इंसा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी ठेठ हिंदी की बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। कितनी हैं? लल्लू लाल की 14 रचनाएं हैं, जिनमें से प्रेम सागर प्रसिद्ध कृति है। कैसी है? लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं, जिनमें से प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान 1803, आध्यात्म रामायण और रामचरित की रचना की। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान 1803, आध्यात्म रामायण और रामचरित की रचना की। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा है। सुख सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। सुख सागर कैसी है? इनकी प्रसिद्ध रचना है। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतेंदु काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंडे जो था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जो 1828 में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ था, जिसे 1829 में सरकार ने बंद कर दिया। यह 1828 में कलकत्ता से शुरू हुआ था, बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसे 1829 में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। 1828 में शुरू किया गया और बंगदूत को, और 29 में बंद कर दिया गया। राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद ने राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 का प्रकाशन आरंभ किया। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। इसकी उर्दू शैली में विरोध सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण जो है 1854 नामक दैनिक जीवन प्रकाशन आरंभ हुआ था। कब हुआ था? सुधा वर्षण एक दैनिक पत्रिका थी जो 1854 में आरंभ हुई थी। नवीन चंद राय ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली थी। किसने? नवीन चंद राय ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली थी। राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास प्रचार में योगदान दिया। किसने? राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में योगदान दिया।
राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रसार प्रचार किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया था। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत नाटक का अनुवाद खड़ी बोली में किया था। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। हिंदी के प्रसार प्रचार में बड़ी सहायता मिली। 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। अब यहाँ है से होता है भारतेंदु युग। कौन सा शुरू होता है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। क्या? भारतेंदु जी को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया। 1850 से 19वीं तक की अवधि को भारतेंदु युग कहते हैं। किससे? 1850 से 19वीं तक की अवधि को क्या कहते हैं? भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी, राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान। हरीशचंद्र मैगजीन, इनकी यह जो मैगजीन है वो अक्सर प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती रही है। हरीशचंद्र मैगजीन का समय 1873 ईस्वी माना जाता है। कितना है? 1873 ईस्वी है। हरीशचंद्र चंद्रिका बाला बोधनी 1874 ईस्वी पत्रिकाओं के निबंधों में दृष्ट हैं। हरीशचंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी पत्रिकाओं के निबंधों में दृष्ट हैं। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण है। भारतेंदु युग के रचनाकारों का जो मूल स्वर है वो नवजागरण है। और ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं जो अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जब हम इन्हें पढ़ लेंगे डीपली तभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का जो मूल स्वर नवजागरण है। इसके प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला निवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण आदि जो हैं भारतेंदु मंडल के
कवि माने जाते हैं। क्या हैं? यह भारतेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं। यह अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भारतेंदु, कभी कभी इनका जन्म क्रम भी पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु जी का जो जन्म था वो 1850 में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था, जबकि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था। अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1857 में हुआ था। अंबिका दत्त का जन्म 1858 में हुआ था, और राधा चरण गोस्वामी का जन्म 1854 में हुआ था, और जगमोहन का जन्म 1857 में हुआ था। हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रसारणी सभा, जिसकी स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रसारणी सभा 1893 ईस्वी और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरी प्रसारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस इलाहाबाद के द्वारा 1930 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो सरस्वती जो पत्रिका का जो प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो सरस्वती जो पत्रिका का प्रकाशन है वो 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके जो प्रथम संपादक थे वो चिंतामणि घोष थे। किस थे? जो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो चिंतामणि घोष थे। ये है यहाँ द्विवेदी युग। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए थे। सरस्वती पत्रिका की जो स्थापना थी वो 1900 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम संस्थापक चिंतामणि घोष थे। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरणों का विश्वकोश कहा गया है। क्या कहा है? सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। वर्ष 1900 से 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। कितना? 1900 से 1920 की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा है। क्या कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे सरल शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया है। वे लेखक कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे और उन्हें शुद्ध लिखने के लिए प्रेरित करते थे। क्या करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया है। लेखक कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे, उन्हें शुद्ध लिखने के लिए प्रेरित करते थे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ से
भारतेंदु मंडल के कवि, द्विवेदी मंडल के कवि, इस तरह से प्रश्न पूछते जाते हैं। तो द्विवेदी युग के जो प्रथम कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। नंबर बी रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथूराम शर्मा शंकर, सिया राम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी पूड़, प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन इत्यादि जो हैं वो द्विवेदी मंडल के कवि माने जाते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथूराम शर्मा शंकर, सिया राम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूड़, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन इत्यादि हैं। यहाँ से यह छायावाद शुरू होता है। छायावाद युग। तो जो छायावाद युग 1918 से 1936 के समय को छायावाद कहा जाता है। कितने को? छायावाद जो है वो 1918 से 1936 के समय को छायावाद कहा जाता है। इस बाद के स्थान दिया जाता है। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया, महादेवी ने उसमें प्राण डाले। तो क्या है? छायावाद युग जो है वो 1918 से 1936 को है। हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया है, तो महादेवी ने उसमें प्राण डाले हैं। तो इसमें छायावाद युग में कौन कौन से कवि आते हैं कि छायावाद युग में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सिया राम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरु भक्त इत्यादि अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सृजन करके हिंदी को समृद्ध किया गया है। आज की क्लास परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। और इस क्लास को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।